हेलो स्टूडेंट, लास्ट क्लास में हम लोगों ने एक्सरसाइज 1.1 कंप्लीट किया था और आज की क्लास में हम लोग अपरिमेय संख्याओं को संख्या रेखा पर प्रदर्शित करना सीखेंगे। आपको पता ही है कि किन संख्याओं को अपरिमेय संख्या कहते हैं। ये ऐसी संख्याएं होती हैं जिनको संख्या रेखा पर हम आसानी से प्रदर्शित नहीं कर पाते हैं, क्योंकि इनका जो मान होता है वह अशांत दशमलव होता है। जैसे कि एक अपरिमेय संख्या √2 की बात की जाए तो √2 का मान 1.414, ये जो अभी तक हम पढ़ते आए हैं, इसका मान, ये इसका लगभग मान है, इसका वास्तविक मान नहीं है। अगर इसके वास्तविक मान की बात की जाए तो इसका वास्तविक मान होता है 1.414। अनंत तक ये इधर बढ़ता रहता है, जिससे कि √2 का मान या किसी भी अपरिमेय संख्या के मान को हम निश्चित नहीं कर पाते हैं। इसी कारण कोई भी अपरिमेय संख्या को संख्या रेखा पर हम आसानी से प्रदर्शित भी नहीं कर पाते हैं। तो जितनी भी अपरिमेय संख्याएं होती हैं, उन संख्याओं को संख्या रेखा पर प्रदर्शित करने के लिए समकोण पर आधारित एक विशेष विधि का यूज करते हैं, जिसे वर्गमूल सर्पिल विधि के नाम से जाना जाता है। वर्गमूल सर्पिल विधि के नाम से जानते हैं। इंग्लिश में इसको स्क्वायर रूट स्पाइरल मेथड कहते हैं। इस विधि का यूज़ करने से पहले या इसके बारे में जानने से पहले समकोण त्रिभुज की कुछ बेसिक बातों को, समकोण त्रिभुज से संबंधित कुछ बेसिक बातों को पहले जानते हैं कि अगर कोई समकोण त्रिभुज बना हो तो उस समकोण त्रिभुज में 90 अंश के सामने वाली भुजा को कर्ण तथा अन्य दो भुजाओं में से एक को आधार तथा दूसरी भुजा को लंब कहते हैं। इसकी तीनों भुजाओं में आपस में एक रिलेशन भी होता है कि कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर, जिसे आप लोग पाइथागोरस प्रमेय के नाम से भी जानते हैं। इस प्रमेय के हेल्प से हम लोग किसी भी समकोण त्रिभुज में अगर दो भुजाएं दी होती हैं तो उनका मान यहाँ पे रख करके तीसरी भुजा का मान आसानी से निकाल सकते हैं। आइए अब वर्गमूल सर्पिल विधि क्या होती है इसके बारे में जानते हैं। अगर आपके सामने कोई एक ऐसा समकोण त्रिभुज बना दिया जाए जिसका आधार 1 सेंटीमीटर हो और लंब भी 1 सेंटीमीटर हो, तो उसका कर्ण कितना होगा पाइथागोरस प्रमेय के हेल्प से ज्ञात करते हैं। क्योंकि यहाँ पे दो भुजाएं दी हैं तो इसका मान रख करके तीसरी भुजा का मान आसानी से निकाला जा सकता है। अगर इसको कोई नाम दे दे OAB, तो पाइथागोरस प्रमेय के हेल्प से इस समकोण त्रिभुज के कर्ण का मान निकालते हैं। आधार 1 है, लंब 1 है, तो आधार की जगह पे 1 रख देंगे, स्क्वायर है तो 1 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस लंब का भी मान 1 है तो यहाँ पे 1 रख देंगे, स्क्वायर है तो ये भी हो जाएगा स्क्वायर। सॉल्व करने पर एक जिसके ऊपर स्क्वायर लगा होता है उसका मान निकालने के लिए उसी संख्या को उसी में से गुणा करा देते हैं। तो एक स्क्वायर का मतलब 1 × 1, और 1 का चाहे जितने बार गुणा कराएं 1 ही आता है, प्लस ये फिर से 1 स्क्वायर है, फिर 1 आ जाएगा। आगे इसको जोड़ लेंगे तो ये हो जाएगा 2। ये किसका मान आ गया? कर्ण स्क्वायर का मान आया। हमें चाहिए सिर्फ कर्ण का मान, तो स्क्वायर को जैसे उधर पक्षांतर करेंगे रूट में हो जाएगा, तो कर्ण = कितना आ जाएगा? √2। तो यहाँ से कर्ण का मान निकल के आता है √2। अब हमें √2 सेंटीमीटर की लंबाई पता हो गई कि O से B तक की जो डिस्टेंस होगी वो कितना होगी? √2। अगर ये 1 सेंटीमीटर है तो O से B तक की डिस्टेंस जो होगी ये √2 सेंटीमीटर होगी। अब इतना नाप करके संख्या रेखा पर
प्रकार की सहायता से एक चाप लगा देंगे। संख्या रेखा को ये जहाँ पे काटेगा चाप, वही वाला बिंदु √2 का स्थान हो जाएगा। अब अगर ये √2 पर लंब खींच दिया जाए 1 सेंटीमीटर का, ये √2 को आधार मान करके पुनः 1 सेंटीमीटर रेखा का लंब खींच दिया जाए और इसको पुनः ओ से मिला दिया जाए। चूँकि ये लंब हमने खींचा है आधार पर, तो यहाँ पे 90 का एंगल बनेगा और फिर से एक समकोण त्रिभुज बन जाएगा जिसका आधार OB होगा, लंब BC होगा। तो कर्ण OC का मान अब निकालते हैं, देखते हैं कितना आएगा। वही पाइथागोरस प्रमेय से आधार पता है, लंब पता है, रख देते हैं, कर्ण का मान पता हो जाएगा। दूसरे वाले त्रिभुज में आधार का जो मान है √2 है, ये हमने पहले वाले समकोण त्रिभुज से निकाला है। तो यहाँ पे रख देंगे √2, आधार का मान स्क्वायर है तो स्क्वायर कर देंगे, प्लस लंब वही एक है, यहाँ पुनः एक रख देंगे, स्क्वायर हो जाएगा, तो 1 का स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए ये रूट जो है, स्क्वायर जो है एक दूसरे का अपोजिट है। अभी फिलहाल आपको ये याद रखना है कि रूट लगा हुआ, रूट के ऊपर स्क्वायर हो तो ये एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं, तो बचेगा कितना यहाँ पे मान 2। ये क्यों होता है आगे इसके बारे में जानेंगे। प्लस 1 का स्क्वायर जो होता है वो कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। इसको ऐड कर लेंगे, 2 + 1 कितना हो जाएगा, 3। ये आ गया कर्ण स्क्वायर का मान। हमें चाहिए सिर्फ कर्ण का मान, तो स्क्वायर को उधर पक्षांतर कर देंगे, तो कर्ण बराबर आ जाएगा √3। इसका मतलब जब किसी समकोण त्रिभुज का आधार √2 होता है और लंब 1 सेंटीमीटर होता है, तो उस समकोण त्रिभुज का जो कर्ण होता है वो कितने सेंटीमीटर होता है, √3 सेंटीमीटर होता है। तो अब इतनी लेंथ ले करके हम प्रकार में संख्या रेखा के मध्य बिंदु से एक चाप लगा देते हैं। चाप संख्या रेखा को जहाँ पे कट करता है वहीं √3 उपस्थित होता है। इस प्रकार आगे फिर से हम जैसे लंब खींचते हैं, अब √3 को आधार मान करके 1 सेंटीमीटर का लंब खींचेंगे और इसको पुनः O से मिला देंगे, तो फिर से ये एक समकोण त्रिभुज बन जाता है। इस कंडीशन में क्या होता है, जब आधार √3 है और लंब 1 है, तो यहाँ पे जो कर्ण आएगा वो आपका आ जाएगा √4। इसको आप लोग पाइथागोरस प्रमेय से सॉल्व करके देख भी सकते हैं। तो यहाँ से देखने पर एक ऑर्डर चल रहा है कि पहली बार जब लंब खींचे आधार 1 मान करके, तो कर्ण की लंबाई कितनी आई, √2 आई। और जब √2 को आधार मान करके 1 सेंटीमीटर का लंब खींचते हैं तो आगे वाली अपरिमेय संख्या √3 आ जाती है। और जब √3 पर लंब खींचते हैं 1 सेंटीमीटर का, तो क्या आता है, √4 आ जाता है कर्ण। तो इस प्रकार से हमें पता चलता है कि फिर से अगर लंब खींचा जाए तो जो समकोण त्रिभुज बनेगा उसकी जो कर्ण कितनी आएगी, √5 आएगी। और फिर से अगर लंब खींचा जाए तो जो समकोण त्रिभुज बनेगा उसकी जो कर्ण आएगी वो कितना आएगी, √6 तक। इसको अनंत तक बढ़ाए जाने पर अगली अपरिमेय संख्या हमें प्राप्त होती जाती है। तो उतना ही लेंथ ले करके हम संख्या रेखा के मध्य बिंदु से चाप लगाते हैं। संख्या रेखा को जहाँ पर कट कर देता है वहीं उस अपरिमेय संख्या का स्थान हो जाता है। अब इसको ध्यान से देखा जाए तो ये एक सर्पिल नुमा आकृति बन जाती है। इसीलिए अपरिमेय संख्याओं को संख्या रेखा पर जिस विधि से प्रदर्शित करते हैं उसको क्या नाम से जाना जाता है, वर्गमूल सर्पिल विधि, क्योंकि ये सर्पिल जैसी आकृति बना देता है। तो ये हमने जाना वर्गमूल सर्पिल विधि ये होती है। अब यहाँ पर अपरिमेय संख्याओं को संख्या रेखा पर प्रदर्शित करना भी सीखेंगे, कैसे इनको प्रदर्शित किया जाता है। तो सबसे पहले कोई भी अपरिमेय संख्या को संख्या रेखा पर प्रदर्शित करने के लिए एक संख्या रेखा खींच लेते हैं। संख्या रेखा के मध्य बिंदु में आपको पता है 0 होता है। दाहिनी ओर किस रेखा को हम 1-1 सेंटीमीटर पे कट कर लेते हैं। तो ये 1-1 सेंटीमीटर पे कट किए तो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस 1 होगी, तो यहाँ जो होगा वो 1 उपस्थित होगा, संख्या रेखा पर 1 उपस्थित होगा। इस बिंदु पर यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस जो होती है वो 2 होती है, तो इस बिंदु पर 2 उपस्थित होगा और यहाँ पर 3। आवश्यकता अनुसार हम संख्याओं को और भी बढ़ा सकते हैं। बाईं तरफ संख्याओं को इसलिए नहीं प्रदर्शित कर रहे हैं, इधर की रेखा को हटाना चाहे तो हटा भी सकते हैं, कोई इसकी आवश्यकता नहीं, क्योंकि जितनी भी
अपरिमेय संख्याएं होती है उनका जब मान निकालते हैं तो वो धनात्मक आती है, तो इस वजह से वो दाहिनी तरफ ही प्रदर्शित होती हैं, बाईं तरफ प्रदर्शित नहीं होती। इसी वजह से बाईं तरफ की संख्याओं को हम लोग नहीं लिखते हैं। चूँकि √2 का मान 1.414 के लगभग होता है, जो कि 1 और 2 के बीच में है उपस्थित होता है, तो यहाँ 2 तक लेना पर्याप्त है। आवश्यकता अनुसार आप और भी संख्याओं को बढ़ा सकते हैं। तो यहाँ पे आपको पता है √2 लेंथ कब आती है, जब समकोण त्रिभुज एक बनाते हैं जिसका आधार 1 सेंटीमीटर और लंब 1 सेंटीमीटर हो, तो ये पता चल जाता है। अब इतना ही नाप करके यहाँ पे चाप लगा देंगे, जहाँ कट करेगा वहाँ √2 होगा। तो इसी समकोण त्रिभुज को हमें इस संख्या रेखा पर बनाना है। आधार कितना रखना पड़ेगा, 1 सेंटीमीटर। तो 1 सेंटीमीटर यहाँ से यहाँ तक है, ये आधार हो जाएगा 1 सेंटीमीटर। लंब कितना खींचना होता है, 1 सेंटीमीटर। यहाँ पे इसको आप कुछ नाम भी यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस को देना चाहें तो दें, O, और इस पॉइंट को क्या लिख दें, A। तो OA डिस्टेंस समकोण त्रिभुज का आधार हो जाएगा, जिसकी लेंथ कितनी है, 1 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे लंब कितने सेंटीमीटर का खींच देंगे, 1 सेंटीमीटर। तो चांदे की सहायता से आप लोग 90 डिग्री का कोण बनाती हुई एक रेखा खींचेंगे, जिसकी लेंथ कितनी रहनी चाहिए, 1 सेंटीमीटर होनी चाहिए। इसका भी नाम कुछ दे देंगे B। तो AB डिस्टेंस जो होगी ये समकोण त्रिभुज के लंब का काम करेगी। बिंदु B को जैसे ही O से मिला देंगे, ये आपका एक समकोण त्रिभुज बन जाएगा OAB, जिसका आधार 1 सेंटीमीटर, लंब 1 सेंटीमीटर। तो आपको पता है जब आधार 1 होता है और लंब 1 होता है तो उसका कर्ण कितना होता है, √2 सेंटीमीटर होता है। इस बात को आपको याद रखना है। तो ये आ जाएगा √2 सेंटीमीटर। तो जैसे ही आपको पता चला कि इतनी लेंथ जो होती है वो √2 सेंटीमीटर होती है, तो यहाँ पे हमें √2 को प्रदर्शित करने के लिए इतना ही डिस्टेंस प्रकार में ले करके प्रकार की नोक को 0 वाले बिंदु पर रख करके एक चाप लगा देंगे ऐसे। ये संख्या रेखा को जहाँ पे कट करेगा वही वाला बिंदु क्या हो जाएगा, √2 का स्थान हो जाएगा। तो ये चाप जो है यहाँ पे कट किया, तो इसका मतलब √2 संख्या रेखा पर यहीं पे उपस्थित होगा। अब अगर √3 की बात की जाए तो आपको पता है √3 कब आता है, जब समकोण त्रिभुज में √2 जो आता है उसको आधार मान करके यहाँ पे लंब खींचा जाए, तो अगला जो समकोण त्रिभुज बनता है उसके कर्ण कितना आता है, √3 आता है। तो √3 को प्रदर्शित करने के लिए अब यहाँ से पुनः एक बार हमें लंब खींचना पड़ेगा। कितने सेंटीमीटर का, 1 सेंटीमीटर का। 1 सेंटीमीटर का लंब खींचे, इसको भी कुछ नाम दे देंगे B। अगले लेटर हम यूज़ कर लेंगे C। अब इस बिंदु C को जैसे ही O से मिलाएंगे तो पुनः एक समकोण त्रिभुज बन जाएगा, जिसका आधार OB है। कितने सेंटीमीटर, √2 सेंटीमीटर। लंब कितना है, 1 सेंटीमीटर। तो कर्ण कितना आ जाएगा, √3। अभी इसके पहले हमने इसमें प्रूव भी किया है कि √3 कैसे आता है। अब जब हमें पता हो गया कि जो OC डिस्टेंस है ये कितने सेंटीमीटर की है, √3 की, तो इतना ही डिस्टेंस प्रकार में ले करके फिर से चाप लगाएंगे। ये संख्या रेखा को जहाँ पे कट करेगा वहीं √3 का स्थान हो जाएगा। तो जब चाप आप लोग लगाओगे तो कुछ ऐसा चाप संख्या रेखा को यहाँ पे कट कर देगा। तो ये वाला जो पॉइंट हो जाएगा किसका हो जाएगा स्थान, √3 का हो जाएगा। इस तरह कोई भी अपरिमेय संख्या को संख्या रेखा पर आसानी से हम लोग प्रदर्शित कर लेते हैं वर्गमूल सर्पिल विधि के हेल्प से। आई होप आप लोग अब कोई भी अपरिमेय संख्या दे दी जाए तो उसको संख्या रेखा पर इस विधि से प्रदर्शित कर सकते हैं। लेकिन आपके सामने प्रॉब्लम तब आएगा जब कोई बड़ी सी अपरिमेय संख्या दे दी जाए, जैसे कि √10 लिख दिया जाए और कहा जाए इस अपरिमेय संख्या को संख्या रेखा पर प्रदर्शित करो। हालांकि आपकी एक्सरसाइज में सिर्फ √5 तक की संख्या को संख्या रेखा पर प्रदर्शित करने की बात की गई है। अगर √10 दे दिया जाए तो आपको पता है √2 को प्रदर्शित करने के लिए एक बार लंब खींचना पड़ा, √3 को प्रदर्शित करने के लिए एक बार यहाँ √2 पहले लाए, फिर दूसरी बार लंब खींचे, फिर √4 को प्रदर्शित करना है तो 1, 2, 3 बार लंब खींचना पड़ा। तो यहाँ पे √10 को जैसे प्रदर्शित करना है तो 9 बार यहाँ पे लंब खींचना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा हो जाएगा। तो √10 को प्रदर्शित करने के लिए ये विधि लॉन्ग हो जाएगी। तो अब इसको एक शॉर्ट ट्रिक से भी एक ही बार समकोण त्रिभुज का यूज़ करके हम आसानी से प्रदर्शित कर सकते हैं, लेकिन तभी जब रूट के अंदर लिखी संख्या को कोई ऐसी दो संख्या में हम ब्रेक कर सकें जिनका वर्गमूल निकाल सके। जैसे यहाँ ये 10 लिखा हुआ है,
10 को हम लिख सकते हैं 9 + 1। 9 का भी वर्गमूल निकाल सकते हैं, कितना आएगा 3। 1 का भी वर्गमूल निकाल सकते हैं, कितना आ जाएगा 1। तो रूट के अंदर लिखी ऐसी संख्या जिसको दो संख्याओं में ब्रेक कर सकें, जिनका वर्गमूल भी निकाला जा सकता है, तो उसको एक ही स्टेप में हम लोग संख्या रेखा पर प्रदर्शित कर सकते हैं। आइए ऐसी संख्याओं को भी प्रदर्शित करना सीखते हैं। तो √10 को संख्या रेखा पर अब शॉर्ट ट्रिक से प्रदर्शित करना सीखते हैं कि एक ही समकोण त्रिभुज बनाए और √2 लेंथ हमें पता हो जाए। इसके लिए इस मेथड का तभी यूज़ कर सकते हैं जब रूट के अंदर वाली संख्या को हम ऐसी दो संख्या में ब्रेक कर सकें जिनका वर्गमूल आसानी से निकाला जा सके। जैसे √10 को हम लिख सकते हैं 9 + 1, इसका वर्गमूल दोनों का निकाल सकते हैं। तो 10 को लिखेंगे 9 + 1। अब इनके ऊपर अगर रूट लगा दिया जाए और रूट के बाद स्क्वायर भी लगा दिया जाए तो कोई फ़र्क पड़ने वाला तो है नहीं, क्योंकि रूट और स्क्वायर एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे और इसके मान में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। इसी तरीके 9 के ऊपर भी रूट लगाएंगे और फिर से इसके ऊपर स्क्वायर कर देंगे, आगे भी रूट लगाएंगे और स्क्वायर कर देंगे। ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि इसका हमें पाइथागोरस प्रमेय से तुलना करना है। तो अब यहाँ पे इसको देखते हैं, जिसका वर्गमूल निकाल सकते हैं निकाल लेंगे। तो 10 का तो वर्गमूल निकाल नहीं पाएंगे, ये ऐसा ही रहेगा। 9 का वर्गमूल कितना होता है 3 होता है, तो अंदर कितना आ जाएगा 3 स्क्वायर लिखा रहेगा। 1 का वर्गमूल 1 ही होता है, स्क्वायर लगा रहेगा वैसे ही। अब इसको पाइथागोरस प्रमेय से तुलना कर लेते हैं। पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है, कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। तो ये एक पाइथागोरस प्रमेय के ही जैसा दिख रहा है, जिसमें कर्ण का काम क्या कर रहा है √10 कर रहा है, आधार का काम क्या कर रहा है 3 कर रहा है, और लंब का काम क्या कर रहा है 1 कर रहा है। मतलब कोई समकोण त्रिभुज का कर्ण √10 कब आएगा, जब उस समकोण त्रिभुज का आधार कितना रखें 3 रखें और लंब कितना रखें 1 रखें। इस प्रकार से एक ही बार में हमें ऐसा समकोण त्रिभुज पता चल जाएगा जिसका कर्ण कितना होगा √10 सेंटीमीटर होगा। फिर उतना ही डिस्टेंस ले करके हम संख्या रेखा पर एक चाप लगा देंगे। संख्या रेखा को जहाँ पे काटेगा वही √2 का स्थान हो जाएगा। आइए इसको प्रदर्शित करते हैं संख्या रेखा पे। तो सबसे पहले एक संख्या रेखा खींच लेंगे पहले के ही तरीके। मध्य बिंदु 0, दाहिनी ओर 1-1 सेंटीमीटर पर कट कर लेंगे। 1-1 सेंटीमीटर पर कट कर लेंगे। तो यहाँ पर उपस्थित होगा 1, यहाँ पर उपस्थित होगा 2, 3, 4। अब चूँकि √10 का मान जो होता है वो 3 पॉइंट समथिंग होता है, तो ये जो संख्या होगी 3 और 4 के बीच में उपस्थित होगी। तो बस इतना ही संख्या प्रदर्शित करना यहाँ पे पर्याप्त है। ज़रूरत के अनुसार आप लोग आगे भी इसको बढ़ा सकते हैं। अब यहाँ पे इसको प्रदर्शित करेंगे। तो समकोण त्रिभुज ऐसा हमें बनाना है जिसका आधार कितना होना चाहिए 3 और लंब कितना होना चाहिए 1, तब जाके कर्ण कितना आ जाएगा √10। तो आधार कितना लेना है 3। तो 3 कहाँ है, यहाँ 0 से यहाँ तक की डिस्टेंस को क्या होता है 3 है। तो ये हो जाएगा समकोण त्रिभुज का आधार। इसको क्या नाम दे देंगे OA। अब लंब कितना खींचना है 1 सेंटीमीटर, किधर दाहिनी ओर से 1 सेंटीमीटर का यहाँ पे लंब खींच देंगे। इसको यहाँ पे B नाम दे देंगे, कितना हो जाएगा 1 सेंटीमीटर। बिंदु B को जैसे ही बिंदु O से मिलाते हैं तो आपके सामने ये एक समकोण त्रिभुज बन गया। जब आधार 3 सेंटीमीटर है और लंब 1 सेंटीमीटर है तो यहाँ से प्रूफ हो रहा है कि उसका कर्ण कितना आने वाला है √10 आने वाला है, √10 हो जाएगा। अब आपको पता होगा कि जब ये डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक 3 सेंटीमीटर है तो ये डिस्टेंस O से B तक की √10 होने वाली है और √2 लेंथ आपको पता हो गई। तो बस इतना डिस्टेंस प्रकार में ले करके एक चाप लगा देंगे। ये संख्या रेखा को जहाँ पे कट कर देगा वही वाला बिंदु √10 का स्थान हो जाएगा। चाप लगाएं तो यहाँ पे कट किया, इसका मतलब √10 संख्या रेखा पर कहाँ पे उपस्थित होगा, यहाँ पे उपस्थित हो जाएगा। आई होप अब आप लोग कोई भी अपरिमेय संख्या को संख्या रेखा पर प्रदर्शित कर सकते हैं। छोटी अपरिमेय संख्या होगी तो वही पहले √2 प्रदर्शित करेंगे, फिर √3, फिर √4 ऐसे करके ज्ञात कर लेंगे। और जब कोई बड़ी संख्या होगी
तो उसको इस मेथड से एक ही बार में समकोण त्रिभुज की हेल्प से आसानी से प्रदर्शित कर लेंगे। अब आइए एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं 1.2। तो हम लोग स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 1.2, जिसका पहला क्वेश्चन सत्य और असत्य बताना है और साथ ही साथ उसका कारण भी देना है। क्वेश्चन नंबर 1 का पहला क्वेश्चन है कि प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। अपरिमेय संख्या वास्तविक संख्या, सभी अपरिमेय संख्याओं को वास्तविक संख्या कहते हैं। ये बात आपको बताना है सत्य है कि असत्य। तो अपरिमेय संख्याओं के बारे में आप लोग जानते हैं कि रूट के अंदर ऐसी संख्याएं जिनका वर्गमूल एक पूर्ण संख्या नहीं होता है, उसे अपरिमेय संख्या √2, √3, √5 ये सभी अपरिमेय संख्याएं होती हैं। और वास्तविक संख्या का मतलब वे संख्याएं जिनको संख्या रेखा पर प्रदर्शित किया जा सकता है, उन सभी संख्याओं को वास्तविक संख्या कहते हैं। तो अब इसमें देखना है क्या इनको संख्या रेखा पर प्रदर्शित किया जा सकता है। अगर संख्या रेखा पर इन सभी को प्रदर्शित किया जा सकता है तो इसका मतलब इनको भी हम वास्तविक संख्या कह सकते हैं। और आप लोग अभी सीखे हो इन अपरिमेय संख्याओं को संख्या रेखा पर प्रदर्शित करना। इसका मतलब इन सभी संख्याओं को संख्या रेखा पर प्रदर्शित किया जा सकता है। और जब संख्या रेखा पर सभी अपरिमेय संख्याओं को प्रदर्शित किया जा सकता है तो इन सभी अपरिमेय संख्याओं को वास्तविक संख्या भी कह सकते हैं। इसका मतलब जो पहला कथन है वो आपका सत्य है। रीजन में आपको बस यही लिख देना है, क्योंकि सभी अपरिमेय संख्याओं को हम लोग संख्या रेखा पर प्रदर्शित कर सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 है, संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु √m के रूप का होता है, जहां m एक प्राकृतिक संख्या। इसका कहने का मतलब ये है कि संख्या रेखा पर जितनी भी संख्याएं होती हैं वो √m के रूप की होती हैं। और आप लोग जानते हैं कि संख्या रेखा पर हम 0 को भी प्रदर्शित कर सकते हैं, 1 को भी प्रदर्शित कर सकते हैं, 2 को भी, 3 को भी, ऐसे बहुत सारी संख्याओं को प्रदर्शित कर सकते हैं। और √2 को भी यहाँ पे प्रदर्शित कर सकते हैं, जो कि 1 और 2 के बीच में होता है। इसको अभी आप लोग प्रदर्शित कर चुके हैं। अब यहाँ पे √2 जहाँ पे उपस्थित होगा उस वाले बिंदु, वो वाला बिंदु तो √m के रूप का होगा, लेकिन संख्या रेखा पर जहाँ पे 2 उपस्थित होगा क्या ये रूट के फॉर्म का होगा? नहीं होगा। इसका मतलब संख्या रेखा का हर एक बिंदु जो होता है वो √m के रूप का नहीं होता है, क्योंकि उस पर जो प्राकृतिक संख्याएं होंगी वो रूट के फॉर्म की नहीं होती हैं। तो सेकंड कथन जो है वो आपका असत्य हो जाएगा। रीजन में लिख देंगे, क्योंकि संख्या रेखा पर प्राकृतिक संख्याएं भी उपस्थित होती हैं जो √m के रूप की नहीं होती हैं। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें तो प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होती है। प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होती है। अपरिमेय संख्या, अपरिमेय में आप लोग जानते हैं सिर्फ रूट के अंदर ऐसी संख्याएं जिनका वर्गमूल ना निकाल पाए। और वास्तविक के अंदर तो प्राकृतिक भी आएगी, पूर्ण भी आएगी, पूर्णांक भी आएगी, परिमेय भी आएगी और अपरिमेय भी आएगी। तो वास्तविक के अंतर्गत परिमेय संख्याएं भी आएगी, जैसे 1/2 एक एग्जाम्पल। और अपरिमेय में रूट वाली संख्याएं भी सब आएंगी। तो वास्तविक में तो वास्तविक संख्या के अंतर्गत परिमेय भी आती है और अपरिमेय भी आती है। तो यहाँ पे आपको बताना है क्या सभी वास्तविक संख्या को हम अपरिमेय संख्या कह सकते हैं। तो रूट वाली जितनी संख्याएं होंगी उसको तो अपरिमेय संख्या कह सकते हैं, लेकिन ये जो परिमेय संख्याएं होंगी इसको अपरिमेय नहीं कह सकते, क्योंकि ये आपस में अलग अलग संख्याएं हैं। इसका मतलब ये कथन नंबर 3 जो है कि प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होती है, ये असत्य है। रीजन में लिख देंगे, क्योंकि परिमेय संख्याएं वास्तविक संख्याएं होती हैं, लेकिन इनको अपरिमेय संख्या हम नहीं कह सकते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 2 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 2 है आपका, क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं? यदि नहीं तो एक ऐसी संख्या का वर्गमूल उदाहरण दीजिए जो कि एक परिमेय संख्या है। तो धनात्मक पूर्णांक आप लोग समझते हैं, पूर्णांक संख्याएं में धन वाली भी आती हैं, ऋण वाली भी आती हैं और 0 भी आता है। तो धनात्मक पूर्णांक में आएगा 1, 2, 3, 4,
एंड सो ऑन इनफाइनाइट, ये सभी धनात्मक पूर्णांक संख्याएं हैं। अब इन सभी का देखते हैं, वर्गमूल लेते हैं। क्या सभी का वर्गमूल एक अपरिमेय संख्या होगा? रूट जब 1 का वर्गमूल लेते हैं तो इसका वर्गमूल निकल के आ जाता है 1, और जब इसका वर्गमूल निकाला जा सकता है तो इसके हर में जैसे ही 1 लगाएंगे ये एक क्या बन जाएगी? परिमेय संख्या। और जब 2 का वर्गमूल निकालेंगे तो चूंकि इसका वर्गमूल नहीं निकाला जा सकता है पूर्ण संख्या के रूप में, तो ये एक परिमेय संख्या ना हो करके क्या कैसी संख्या होगी? अपरिमेय संख्या। इसका मतलब जितनी धनात्मक पूर्णांक संख्याएं होती हैं उसमें से कुछ संख्याओं को जो वर्गमूल होता है वो परिमेय होता है और कुछ संख्याओं का वर्गमूल अपरिमेय होता है। तो क्वेश्चन नंबर 2 में जो स्टेटमेंट लिखा है कि क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय नहीं होते हैं। आगे कह रहा है यदि नहीं तो एक ऐसी संख्या के वर्गमूल का उदाहरण दीजिए। तो आप इसमें से भी कोई भी संख्या का वर्गमूल का उदाहरण दे देंगे, चाहे √1 की बात कर देंगे और चाहे √4 की, क्योंकि √4 का जब आप लोग रूट निकालेंगे, वर्गमूल निकालेंगे तो इसका आ जाएगा वर्गमूल 2 और ये भी एक परिमेय संख्या हो जाएगी। तो आप लोग एग्जाम्पल में चाहे 1 की बात कर देंगे चाहे 4 की बात कर देंगे कि धनात्मक पूर्णांक संख्या 4 का वर्गमूल एक परिमेय संख्या होता है। ये हो जाएगा एक एग्जाम्पल। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में दिया हुआ है, दिखाइए कि संख्या रेखा पर √5 को किस प्रकार निरूपित किया जा सकता है। ये आ गई आपके सामने एक अपरिमेय संख्या, इसको संख्या रेखा पर प्रदर्शित करना है। आप लोग वर्गमूल सर्पिल विधि से इसको प्रदर्शित करना सीख चुके हैं, एक बार हम इसको शॉर्ट ट्रिक से प्रदर्शित करना सिखा रहे हैं। √5 को संख्या रेखा पर डायरेक्ट तभी दिखा सकते हैं जब रूट के अंदर ये जो 5 है इसको ऐसे दो संख्याओं में तोड़ा जा सके जिनका वर्गमूल निकाल सके। तो देखते हैं क्या 5 को ऐसी दो संख्याओं में हम ब्रेक कर सकते हैं जिनका वर्गमूल निकाला जा सकता है। तो 5 बराबर लिखा जा सकता है 4 + 1। यहाँ 4 का भी वर्गमूल निकाल सकते हैं और 1 का भी वर्गमूल निकाल सकते हैं। इसका मतलब ये √5 को हम एक बार ही समकोण त्रिभुज बना करके संख्या रेखा पर प्रदर्शित कर सकते हैं। तो आइए इसको प्रदर्शित करते हैं। तो इसको प्रदर्शित करने के लिए सभी संख्याओं का रूट लेते हैं और फिर उसके ऊपर स्क्वायर लगा देते हैं। 4 का भी रूट लेंगे और इसका स्क्वायर लगा देंगे, 1 का भी रूट लेंगे और इसका स्क्वायर लगा देंगे, क्योंकि इसको हमें पाइथागोरस थ्योरम से तुलना करना पड़ता है तो स्क्वायर के फॉर्म में बनाना पड़ता है। तो अब इसमें से जिनका वर्गमूल निकाल सकते हैं निकाल लेंगे। 5 का तो वर्गमूल नहीं निकाल पाएंगे तो ये एज इट इज़ लिखा रहेगा। 4 का वर्गमूल निकालेंगे तो अंदर कितना आ जाएगा? 4 का वर्गमूल 2 आ जाएगा। स्क्वायर लगा, स्क्वायर को लगा देंगे, प्लस 1 का वर्गमूल 1 ही होता है, स्क्वायर लगा है, स्क्वायर इसे ही लगा देंगे। अब इसकी तुलना कर लेते हैं पाइथागोरस प्रमेय से। तो पाइथागोरस प्रमेय होता है कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। जहाँ पे कर्ण का काम क्या कर रहा है? √5, आधार का काम 2, लंब का काम 1 कर रहा है। इसका मतलब कोई समकोण त्रिभुज का कर्ण √5 तभी आएगा जब उस समकोण त्रिभुज का आधार कितना हो? 2 हो और लंब कितना हो? 1 हो। तो इसका मतलब संख्या रेखा पर √5 को प्रदर्शित करने के लिए हमें एक ऐसा समकोण त्रिभुज बनाना है जिसका आधार 2 हो और लंब 1, तब जाके कर्ण कितना आ जाएगा? √5 आ जाएगा। और फिर उतना ही नाप करके हम प्रकार की सहायता से एक चाप लगा देंगे और संख्या रेखा को जहाँ पे काटेगा वहीं √5 का स्थान हो जाएगा। तो √5 को प्रदर्शित करने के लिए सबसे पहले एक संख्या रेखा खींचेंगे, मध्य बिंदु में 0, दाहिनी ओर की संख्या को 1-1 सेंटीमीटर पे कट कर लेंगे। चूँकि 1 सेंटीमीटर पर तो यहाँ पे 1 उपस्थित होगा, यहाँ पे 2 और यहाँ पे 3 हो जाएगा। अब हमें आधार कितना लेना है? 2 सेंटीमीटर। तो ये 0 हो गया, ये 2, तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस 2 सेंटीमीटर हो जाएगा। इसको कोई नाम दे देंगे OA। तो O से A तक का डिस्टेंस जो हो जाएगा समकोण त्रिभुज का आधार हो जाएगा। लंब कितना खींचना है? 1 सेंटीमीटर का। तो ये दाहिने वाले अंत बिंदु से A से 1 सेंटीमीटर का लंब खींच देंगे। यहाँ पे कोई लेटर लिख देंगे B, 1 सेंटीमीटर होगा। और जैसे ही इस बिंदु B को
ए से मिला देंगे, ये एक समकोण त्रिभुज बन जाएगा जिसका आधार 2 सेंटीमीटर है और लंब कितना है 1 सेंटीमीटर। और यहाँ से प्रूफ हो रही की बात, जिसका आधार 2 होता है और लंब 1 होता है उसका कर्ण कितना आता है √5 आता है। इसका मतलब इस समकोण त्रिभुज का जो कर्ण होगा वो भी ये पूरा डिस्टेंस √5 सेंटीमीटर का होगा। अब हमें √5 सेंटीमीटर की लेंथ पता हो गई, तो अब इसको हम संख्या रेखा पर प्रदर्शित कर सकते हैं। तो अब O से B तक की डिस्टेंस प्रकार में लेकर के प्रकार की नोक को 0 पे रखेंगे और जहाँ पे प्रकार में पेंसिल लगी होगी उसको बिंदु B से घुमा करके एक चाप लगा देंगे। ये संख्या रेखा को जहाँ पे कट करेगा वही वाला स्थान पर √5 उपस्थित होगा। चूँकि चाप इसको यहाँ पे कट कर रहा है इसलिए √5 संख्या रेखा पर यही उपस्थित होगा। इस प्रकार √5 को हम संख्या रेखा पर निरूपित कर चुके हैं। अब क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, कक्षा के लिए क्रियाकलाप वर्गमूल सर्पिल की रचना। वर्गमूल सर्पिल आप लोगों को बुक में अच्छे से दिख रहा होगा कि जब हमने वर्गमूल सर्पिल विधि बताया था तो उसमें एक सर्पिल जैसी आकृति बन गई थी, उसी को ही क्या कहते हैं वर्गमूल सर्पिल। ये आपका होमवर्क है, इसको आप लोग खुद से ही फिगर बना लेना, बुक में आपका बना है। तो आज के लिए बस इतना सा। नेक्स्ट डे हम नेक्स्ट एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे।